रचनाकार मुक्तिबोध एक साहित्य की डायरी, प्रकाशन वर्ष 1964, विशिष्ट और अद्वितीय। मैंने अपने मित्र की तरफ स्तंभित दृष्टि से देखा और जब उस बेहोशी से जागा तो कहा, मैं क्या कहने जा रहा था। मेरे इस प्रश्न को सुनकर मेरा मित्र भी अपनी मूर्छना से जाग उठा और बोल पड़ा, तुम कोई गहरी बात कहने जा रहे थे। मैंने उसकी उक्ति में कोई व्यंग्य भाव नहीं पाया। मैं यांत्रिक रूप से कहने लगा, हाँ, कोई गहरी बात। मित्र मेरी तरफ दुखी होकर देखने लगा। साफ था कि वह उकता चुका है, लेकिन चूंकि मैंने उसकी खूब खातिर तवज्जो की है, इसलिए अब वह मेरी बातों को सह लेने का धर्म पालन कर रहा है। यह भी जाहिर था कि मुझ पर एक नशा चढ़ गया है, ख्यालों का गरम, गीला और तेज़ नशा। लेकिन चूंकि अब तक वह चढ़ ही गया है तो उसका मज़ा ही क्यों न लिया जाए। सच तो यह है कि मैं अपने से बिना पूछे उस नशे का मज़ा लिए जा रहा था, और एक क्षण वह आया था, साहित्यकार उस चरम क्षण कहते हैं, जब मेरी लो लग गई थी। मैं स्तंभित हो गया था। खूब खा पी चुकने के बाद हम जिंदगी की निरर्थकता के बारे में बहस कर रहे थे। वही दैनिक जीवन क्रम, वही दफ्तर, वही अफसरों वाली बातें, सिनेमा और कुछ इधर उधर की गप। सारिका और मनोहर कहानियाँ, कादम्बनी और ज्ञानोदय खत्म। हमारी ज़िंदगी ख़त्म, ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म, दिलचस्पी में दिलचस्पी भी ख़त्म। हम सभी खूब पढ़े लिखे थे, इतने कि अपने से बड़ों के लिए लेख और भाषण लिखते थे, जो उन्हीं के नाम से रेडियो से ब्रॉडकास्ट होते थे। इस तरह ना मालूम कितनों ही को मैंने बुद्धिमान बना दिया है। किंतु मैं कौन सी गहरी बात कहने जा रहा था, भूल गया। यह तो बुरा हुआ। बड़ी मुश्किल से तो एक श्रोता फंसा था। आजकल अच्छे श्रोता मिलते कहाँ हैं। सबको अपनी अपनी सुनाने की पड़ी है। सच तो यह है कि इस मौके के बाद न मेरे इस मित्र को फुर्सत रहेगी, न मुझे। वैसे मुझे हमेशा फुर्सत रहा करती है। फुर्सत निकालना भी एक कला है। गधे हैं जो फुर्सत नहीं निकाल पाते। फुर्सत के बिना साहित्य चिंतन नहीं हो सकता। फुर्सत के बिना दिन में सपने नहीं देखे जा सकते। फुर्सत के बिना अच्छी अच्छी, बारीक बारीक, महान महान बातें नहीं सूझती। इन सब के लिए फुर्सत चाहिए, और उसको पाने के लिए कला चाहिए। तो मैं कला के बारे में बात कर रहा था। इस संबंध में मैं काफ़ी निबंध भी लिख चुका हूँ। उनकी प्रशंसा भी हुई है। अगर वह प्रशंसा सही है तो मैं मूर्ख नहीं हूँ। उसी आधार पर मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि मैं बुद्धिमान हूँ, किंतु यह कहते नहीं बनता, क्योंकि मैं मन ही मन यह महसूस करता रहता हूँ कि अगर मैं मूर्ख नहीं तो नालायक ज़रूर हूँ, या ऐसी ही किसी श्रेणी का एक विचित्र पक्षी हूँ। और इसी तरह की कोई बात सोचते सोचते मैं नई कविता या उसके पुराने नाम प्रयोगवादी कविता पर आ जाता हूँ। हुआ यह कि एक थे हमारे डिप्टी डायरेक्टर। किसी ज़माने में वे शिक्षा विभाग में थे। वहाँ से हवा खाते खाते वे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी हो गए। पुराने बुजुर्ग और खुर्राट। उनके दुर्भाग्य से उनका एक लड़का अखबार नवीस निकला। एक ढीले ढाले और ऊंचे कद का आदमी था, जिसका चेहरा चौड़ा, पीला और दुबला था। भवें घनी और गुच्छेदार थी। ठुड्डी के बीच एक गड्ढा था, जिस कारण उसकी दो ठुड्डियाँ हो जाती थी। मामूली ब्लेड से चेहरे की हजामत नहीं हो सकती थी, इतने सख्त और घने थे उसके बाल। उसमें तीन बड़ी बातें मार्क के थी। एक तो यह कि उसके कंधे झूलते थे अगर एक पैर पर जोर देकर खड़ा हो जाए, जैसे कि वह अक्सर करता था, तो वह दूसरे पैर को उससे लपेट सा लेता था, हाथों को मिलाकर उन्हें जांघों में दबा सा लेता था और दोनों कंधों को पास पास लाने की अनजानी कोशिश करता था। तब ऐसा लगता था मानो वह पूरे शरीर को बीच में से मोड़ देगा। उसकी दूसरी विशेषता यह थी कि बावजूद अपने ऊंचे कद के वह ज़रा ज़रा सी बात पर झेपता था। देखने वालों को यह ख्याल आता था कि इस लंबे ऊंचे कद वाले और सख्त बालों के घने जंगल वाले चौड़ेपन में कहीं तो भी, किंतु किसी केंद्रीय स्थान पर नारी बैठी हुई है। उनके दिल में कहीं कुछ ऐसा ज़रूर है जो अनुचित और अनावश्यक रूप से कोमल तथा सुकुमार है। उसकी तीसरी विशेषता यह है कि वह अपने बाप को गाली देता था। हाँ, सही है कि वह सबके सामने ऐसा नहीं करता था। कुछ लोग थे, और वे काफ़ी थे, जिन्हें मैं अपने दोस्त समझता था। उसके सामने बस अपने घर की बुरी बुरी बातें बताता था और दिल हल्का करता था। तो मैंने उसका जिक्र क्यों लिखा। वह नई कविता भी लिखता था, और उन्हें लेकर वह मेरे पास अक्सर चला आता था। चूँकि उसका व्यक्तित्व विचित्र था और वह अच्छा श्रोता नहीं था, वह जल्दी उकता जाता था। उसकी सबसे बड़ी शत्रु थी उकताहट, इसलिए मेरी उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकती थी। लेकिन मैं उसको सह
जाता था, जिसका एक कारण यह था कि उसका बाप सरकार के ऊंचे ओहदे पर था और मुझे आशा थी कि उस आदमी तक पहुंचने के लिए मुझे न कोई दरार मिल जाएगी जिसमें से रेंग कर मैं वहां तक पहुंच सकूंगा। लेकिन यह सब ख्याल थे, कहाँ तक वे कार्य रूप में सिद्ध हो सकेंगे यह दूसरी ही बात है। एक दिन वह मेरे पास आया और मुझसे बहुत सी किताबें पढ़ने के लिए ले गया। उसने कभी उन्हें लौटाने की तकलीफ नहीं की। सच तो यह है कि पुस्तकें मेरे यहाँ शोभा की वस्तु है। सुंदर अलमारियों में उन्हें सजाकर रखा गया है मेरी पत्नी द्वारा। मेरे पास बहुत कीमती ढंग की लगभग 3,000 पुस्तकें हैं। 3,000 मेरी कमाई की नहीं, ससुराल के पैसों से आई हुई। उन पर मेरा हक नहीं, पत्नी का हक है। मैं तो ऐसी पुस्तकें पढ़ता नहीं, खास पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। वैसे इस बारे में मैं आपसे यूं ही झूठ बोल गया था। यूं ही झूठ बोलने से मेरा खास स्वार्थ नहीं था, यह तो आप जानते ही हैं। हाँ, तो जिन चीज़ों पर मालदार या मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी पत्नी नीरज उनका प्रिय कवि है, प्रिय अत्यंत प्रिय का हक था, उनको लेकर यदि मुझ जैसे पति का मित्र चंपत हो जाए तब आप समझ सकते हैं कि पति की क्या दशा होगी। तब से उस उबड़ खाबड़ दोस्त से मुझे घृणा तो हो ही गई थी, उसकी नई कविता से भी। इसलिए तमाम नई कविता से भी मुझे घृणा हो गई। ये साले नए कवि ऐसे ही होते हैं, दूसरों की चीज़ें वापस नहीं करते। बाद में मैंने सुना कि उस शख्स ने अपनी सी नीची जात वाली किसी अच्छी खूबसूरत लड़की को अपने यहाँ रख लिया, बाद में रजिस्टर्ड मैरिज कर ली और यह शहर छोड़कर दूसरे देश में चला गया। किताबें उसने वापस नहीं की। उन पुस्तकों के कारण आज तक मेरा उससे मानसिक संबंध बना हुआ है, और उसकी नई कविता से भी, और इसलिए सारी नई कविता से भी। और मैं आपसे साफ कह दूं कि वह आदमी अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुखी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। वह एक पूरी दुखांत कथा होकर रहेगी। कारण यह है कि वह आदमी मिसफिट है, मिसफिट। फिट वह हो ही नहीं सकता। और यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वक्त मैं झूठ नहीं बोल रहा, कि नई कविता उनकी अपनी है जो मिसफिट है, जो न आत्म सामंजस्य स्थापित कर सकती है, न बाह्य सामंजस्य। असामंजस्य और असंतुलन में से ही नई कविता का जन्म हुआ है। और उसका तथाकथित जो विद्रोह है वह भी व्यक्ति आधारित है, इसलिए वह भी गोबी के रेगिस्तान में किसी अनजानी खारी नमकीन झील में जाकर खुदकुशी कर लेगा। हाँ, ठीक उसी नौजवान की भांति जो किताबें मुझसे मांग कर ले गया और अब तक नहीं लौटाई। भला अपने घर से उसका विद्रोह कभी उसे सफलता और सुख दिलाएगा? असंभव। सफलता के लिए सामर्थ्य नहीं, समर्थन लगता है। समर्थन ही सामर्थ्य है। इस महान सत्य को भूलकर जो लोग काम करते हैं वे अंधी दीवार से टकराते हैं। आजकल व्यक्तिगत पुरुषार्थ और पराक्रम का कोई मतलब नहीं। इस प्रचंड सत्य को जानना क्या ज़रूरी नहीं है। बुद्धिमानी इसी में है कि दरारें देखो और उनमें चुपचाप रेंग जाओ और रेंगते हुए ऊंची से ऊंची सतह पर पहुंचो। यह है वास्तविक जीवन कला। समझे? यहाँ सामाजिक सत्य है और काफ़ी हद तक व्यंग्य है। मुझे मालूम है, मैं सारिका और नई कहानियाँ पढ़ता हूँ कि नई कहानी नाम की भी एक चीज़ आ गई है। बुरी बात नहीं है, अच्छा है। लेकिन अगर नई कहानी का मतलब पानी के भीतर घुसकर उसमें डूबकर फिर आंखें खोलकर देखना है, तो मैं बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक धुन दिखाई देगी और आंखों को तकलीफ़ तो होगी ही। वे देख भी नहीं सकेंगी। हाँ, देख चुकने का स्वांग भले ही करें। नई कहानी के मतलब को नए ढंग की धुंध से अलग किया जाए। क्या मैं इस वक्त झूठ बोल रहा हूँ? और मेरा तो अपना यह ख्याल है कि वह मेरा बेढंगा दोस्त अगर नई कविता लिखता था तो ठीक ही करता था। वैसी कविता पर्सनल सिचुएशन की, व्यक्तिक प्रसंग प्राप्त और प्रसंगग्रस्त मनोदशा की कविता है। लेकिन चूंकि वैसी व्यक्तिक प्रसंग अनेकों के हो सकते हैं और होते हैं, भले ही कुछ लोग उन्हें छिपा ले जाएं, तो उनको एक सामाजिक अर्थ और महत्व तो प्राप्त हो ही जाता है। कवि उस प्रसंग स्थिति में बद्ध रहकर उसके भीतर से संवेदनात्मक प्रतिक्रियाएं करता है, किंतु केवल संवेदनात्मक प्रतिक्रियाएं तो किसी भी प्रसंग स्थिति का संपूर्ण वस्तु सत्य नहीं हो सकती। कथाकार यदि सचमुच जीवन का गहरा और व्यापक ज्ञान रखता है तो वह प्रसंग स्थिति में बद्ध मनुष्य की संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं को ही महत्व नहीं देगा, वरन उस स्थिति से संबंध रखने वाले जो वस्तु सत्य है उनको बनाने वाले तत्वों पर, अर्थात व्यक्ति स्वभाव की विशेषताओं,
वास्तविकता की पेचीदगियों और अब तक चलते आए इन सभी विकास क्रम पर, इन सब पर अवश्य ही ध्यान देकर इस प्रसंग स्थिति के वस्तु सत्य के सारे ताने बाने प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार व्यक्ति समस्या को मानव समस्या बनाकर एक व्यापकतर पार्श्वभूमि में उसे उपस्थित करेगा। वैसे करना चाहिए। देखिए, मैंने कैसी शब्दावली आपको पिलाई, लेकिन ध्यान रखिए कि मैं समीक्षक होने का भी दावा कर सकता हूँ, करता ही हूँ। आखिर कौन नहीं करता, हम सब एक दूसरे के समीक्षक हैं। हाँ, तो मुद्दे की बात पर आइए कि नई कहानी में आधुनिक मानव, इसका मतलब चाहे जो लीजिए, प्रकृतिवादी अर्थ मत लीजिए। नई कहानी में आधुनिक मानव की जो विचित्र मनोदशा है, उसको अगर आप उसके सारे संदर्भों से काट कर, उसके सारे बाह्य सामाजिक पारिवारिक इत्यादि संबंधों से काट कर उस मनोदशा को मानो अधर में लटका कर चित्रित करेंगे तो मनोदशा के नाम पर एक धुंध समा जाएगा। कहानी में अगर सिर्फ भीतरी धुंध हो, सिर्फ वही वह रहे और उसी की इतनी प्रधानता हो कि वस्तु सत्यों के संवेदनात्मक चित्रों का प्रायः लोप हो जाए, तो आप वही गलती करेंगे जो नई कविता की है। कविता की कला कथा की कला से अधिक अमूर्त तो वैसे ही होती है, इसलिए संभवतः उसमें वे बातें खप भी जाती। किंतु कहानी में, यानी मैं यह चाहता हूँ कि साहित्य में मानव की पूर्ण मूर्ति, वह फिर जैसी भी हो, स्थापित की जाए, तभी हम अपनी झलक उसमें देख सकेंगे। अगर नई कहानी या कोई भी कहानी वैसा नहीं कर सके तो मेरे ख्याल से यह उचित नहीं। मैं तो सिर्फ एक खतरे की ओर आपका ध्यान दिला रहा हूँ। अब आप जान गए होंगे कि मैं किस कदर ये चाहता हूँ कि खूबसूरत लड़की को भगा कर ले गए उस पीले चौड़े चेहरे और ऊंचे कद वाले की पूरी ज़िंदगी तस्वीर बनकर खड़ी हो जाए। ऐसी तस्वीर जिसमें अपनी भी झलक हमें मिले। क्योंकि मैं सच कहूँ, आज मैं सच कहने पर आमादा हूँ कि मुझे बराबर यह लगता रहा है कि उसने जो कुछ किया है वैसा उस हालत में कोई भी कर सकता था। मैं होता तो मैं भी करता। हाँ, यह ठीक है कि उच्च जाति नाम की लड़की से उसने विवाह नहीं किया और इस प्रकार उसने असफलता के रास्ते तैयार कर लिए, लेकिन वह ऐसी औरत से तो बरी रहा जो अपने पिता की शान का रोब अपने खाबिंद पर गालिब करती है और पति वैसा होने भी देता, क्योंकि सुभीता और खुशहाली का रास्ता भी वही है। एक बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कामयाबी हासिल करने के नुस्खों से डर लगता है और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नुस्खों को सीखना नहीं पड़ता, वे आप ही आप आ जाते हैं। हर ज़माना अपने अपने ढंग से कामयाब लोग तैयार करता है। बहादुरी के ज़माने में, तलवारबाजी के ज़माने में हम सरीखे आदमियों की ज़रूरत थी और ऐसे लोग अपनी इज्जत लेकर अंधेरे में डूबे हुए थे। आज के ज़माने में ऐसे लोग नाकामयाब होने के लिए ही ज़िंदा हैं। तो ऐसे ये तो नाकामयाब लोग होते हैं, उनके मज़हब अलग अलग हैं। कोई व्यक्ति कलाकार के धर्म को निभाता है तो कोई राजनीति की उग्रतावाद का अग्रदूत है। असल में ये सब फ्रस्ट्रेटेड इंडिविजुअल्स हैं, वैफल्यग्रस्त व्यक्ति। हाँ, यह सही है कि किसी का वैफल्य दिखाई देता और किसी का नहीं। वैसे ऊपरी तौर पर संतुलित सब है। यह अच्छा या बुरा मैं नहीं जानता। क्या मैं नाम लूँ? मान लीजिए श्री क को, जो उपन्यासकार, कवि, कहानीकार तथा समीक्षक और संपादक रहे आए हैं, बाल बच्चेदार आदमी होते तो वे वैफल्य की दीर्घ जीवन यात्रा करके उत्तमोत्तम रत्न हिंदी साहित्य को न देते। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। वे हिंदी काव्य में आधुनिकतावाद के एक शिखर भी न होते। संभवतः व्यक्तिबद्धता, यह पंडित रामचंद्र शुक्ल की भाषा है, कि वे एक सुंदर उदाहरण भी न होते। और लीजिए, उत्तर प्रदेश के एक तीर्थ स्थान में रहने वाले एक हमारे मित्र हैं। विभूति हैं, प्रख्यात हैं, नई कविता के शिरोमणि हैं, विशृंखल छंदात्मकता में रचना करते हैं, सुंदर किंतु गोपन चित्र प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए कि वे बाल बच्चेदार आदमी होते तो उनकी प्रतिभा व्यापक कोमल भावना या करुण अथवा ऐसे ही किसी भाव में बदल जाती। एक हमारे मित्र बहुत दिनों से राजधानी में रहते हैं, यशस्वी हैं, कटुता, क्रोध और वैफल्य उनकी विशेषता है, फिर भी उन्हें अच्छी तरह जानने वालों को मालूम है कि वे कितने प्यारे हैं। मान लीजिए कि वे भी बाल बच्चेदार आदमी होते तो मैं आपसे कहूँ कि उनकी कटुता, क्रोध, वैफल्य का रंग निराला होता। मैं माने लेता हूँ कि उनका यह स्वभाव है,
लेकिन उस स्वभाव का रंग ज़रूर बदला हुआ होता। पंत जी से लेकर अत्यंत नवीन कवियों की चरितावाली देख लीजिए तो पाएंगे कि अधिकतर लेखकों में नितांत व्यक्तिगत स्तर पर वैफल्य भावना है, जिसका कारण संभवतः यह है कि वे विवाहहीन हैं या जिनकी औरत मर गई या बाल बच्चेदार भी नहीं। संक्षेप में, हाँ, इस शब्द का प्रयोग मुझे ज़रूर करना चाहिए क्योंकि सारूप में मैं कोई बात नहीं कह सकता। इन महोदय के जीवन में जिस पारिवारिक सुख कहा जाता है वह नहीं है। कारणों की तरफ मत जाइए, वह अपनी अपनी धारणा और कल्पना का विषय है। इस प्रकार वे सिर्फ अपने लिए रह रहे हैं। क्या यह अतिशयोक्ति है? वैसे अपवाद तो हो ही सकती है। दूसरे शब्दों में, इनका आधुनिक मानव पारिवारिक व्यक्ति नहीं होता। मैंने रेवोल्यूशनरी बात कह दी, लेकिन उससे मुझे डर लगता, क्योंकि अब सब मिलकर मुझे पीटेंगे। और जो पारिवारिक व्यक्ति है उसमें कहीं ना कहीं आधुनिकता में कमी है, या ऐसा ही कुछ। लेकिन ऐसा क्यों होता? मेरे ख्याल से इसका कारण यह है कि विवाह उपरांत अपनी स्त्री को जच्चा खाने में भर्ती कराना पड़ता है, महंगाई पर सोचना विचारना पड़ता है, स्कूल में मास्टर साहब को दरखास्त देनी पड़ती है कि मेरी लड़की किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं आ सकेगी। लड़कों लड़कियों के विवाह के संबंध में पहले ही सोच कर रखना पड़ता है। कमाई बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ती है, दूसरों से सहायता लेने के लिए विवश होना पड़ता है। इसलिए उनमें दया, ममता, करुणा, वात्सल्य, कर्तव्य बोध, विविधता के भाव होते हैं, और इसके अलावा उन्हें हर कदम पर समाज के दर्शन होते हैं, वास्तविक समाज के, उस समाज के जो संगठित है, विभिन्न संस्थाओं में व्यक्त और कार्यशील है। वह उन्हें डॉक्टर के रूप में, दुकानदार और पोस्टमास्टर के रूप में, मकान मालिक के रूप में निरंतर भेंट देता रहता है। वह उनके लिए प्रत्यक्ष अनुभव और वास्तविक संवेदनात्मक प्रतिक्रिया का विषय है। उनके लिए यह केवल एक परिवेश या परिधि नहीं है, वरन ऐसा जीता जागता वस्तु स्थल है जिसका अंग रूप में स्वयं है। अगर वह सब मिलाकर उसकी परिस्थिति है तो वह उनसे मिलकर किसी तीसरे की परिस्थिति है, और ये सब परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। यह उसे अपने व्यवहारिक जीवन में मालूम हो जाता है। समाज उसके लिए भीड़ भड़के का नाम नहीं, वह अमूर्त कल्पना भी नहीं, क्योंकि उसके लिए पेंशन और प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था भी वह कर सकता है। इसीलिए समाज उसके लिए जीवंत और स्पंदनशील वस्तु है। उस समाज के बिना न उसका गुजारा हो सकता, न उसके बच्चों की शिक्षा, न उसका विवाह, न उनकी नौकरी। अपने और अपने परिवार के अस्तित्व रक्षा के युद्ध में भी उसे समाज ही से अनेक स्रोतों और माध्यमों द्वारा सहायता मिलती है। समाज ही के इस प्रत्यक्ष बोध के कारण उसे जनता को ढोर कहने का और भीड़ कहने का साहस नहीं होता। अपने बाल बच्चों को लेकर वह लाखों और करोड़ों में खोया हुआ रहता है, और उसका उसे बुरा नहीं लगता। उसे अच्छा लगता है, क्योंकि वे लाख करोड़ उस जैसे ही होते हैं। उन्हीं से वह सुख और दुख, अच्छाई और बुराई, न्याय और अन्याय, आदर्श और यथार्थ, गुण और दुर्गुण का बोध करता है, संघर्ष और मैत्री का भाव धारण करता है। बाल बच्चेदार होने पर ही मनुष्य की असंग अहंकारिता काफ़ी हद तक घिस जाती, किंतु हमारे अधिकांश कवि अद्वितीय हैं। वे स्वयं इस अद्वितीयता की रक्षा करते हैं, यो कहिए इस अद्वितीयता के कारण ही वे कवि हैं। मैं ये नहीं कहता कि अद्वितीयता उनका दोष है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अद्वितीयता की जो परिभाषा इन कवियों ने अपने लिए छांट कर रखी है वह गलत है। वे अपने असंग संवेदनशील प्रतिभाशालित्व को अद्वितीयता कहते हैं, और मैं यह कहता हूँ कि समय पर विवाह न होने से उनके सुकोमल तंतुओं का विस्तार नहीं हुआ है, और वे सुकोमल तंतु समाज की विभिन्न संस्थाओं से, समाज के विविध रूपों से घनिष्ठ रूप से जुड़ नहीं पाए हैं। इसलिए समाज का वास्तविक प्रत्यक्ष संवेदनात्मक बोध, समाज के भीतर व्यक्ति मानवता जो उसकी विभिन्न संस्थाओं के भीतर से ही किसी न किसी मात्रा में व्यक्त होती है, का हार्दिक परिचय उन्हें नहीं है। इसलिए वे मुक्त हृदय भी नहीं, जीवन में अत्यंत सारभूत सुकोमल अनुभव से वे बच गए हैं। उनके लिए समाज केवल आत्म प्रक्षेप है, रेत का ढेर है, भीड़ भाड़ है, ढोरों की खड़फड़ करती हुई भीड़ है। और अगर समाज का उन्हें अनुभव भी है तो वह कैसा है? गोष्ठी, सभा, महफिल, प्रकाशक, पैसा देने वाला मालिक, राजनीति पार्टी, सरकार और उसके कर्मचारी, ऐसे ही रूपों द्वारा समाज व्यक्त होता है उनके सामने। इन रूपों से हार्दिक आत्म संबंध स्थापित हो तो कैसे हो? अधिक से अधिक इस समाज में उनके कुछ परिचित लोग हैं जो भले आदमी भी हैं। व्यक्तियों के गुण और दुर्गुणों का उन्हें बोध होता है, इसलिए वे समाज में व्यक्ति को ही देखते हैं। ऐसे लोग जो कवि हैं, कहानी भी लिखते हैं, और कहानी में परिवार का भी चित्रण होता है। परिवार
परिवार का चित्रण भी ऐसा मनहूस, विकृत और विद्रूप होता है कि लगता है कि उन पारिवारिक पात्रों में केवल घनीभूत असंगत भावात्मकता है। इससे अधिक या इससे परे या इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और अगर है भी तो वह लेखक के लिए महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण तो वही है जो असंग भावात्मक है। दूसरे शब्दों में वे अपने पात्रों को भी अद्वितीय बनाने का रुझान रखती हैं। यह गलत है या सही है मैं नहीं जानता, लेकिन वह लेखक का आत्मप्रक्षेप अवश्य है। मैंने कह दिया कि मैं इस वक्त झूठ बोलने के मूड में नहीं हूँ, सूत्र कहने पर आमादा हूँ, इसलिए इससे मेरी कही हुई बात बिल्कुल सच नहीं हो जाती। इसमें झूठ का कुछ न कुछ अंश अवश्य ही मिला रहता है। उदाहरण लीजिए, मैंने ऐसे बहुत धनी परिवार देखे जिनमें विवाहित व्यक्ति को समाज दिखाई तो देता, लेकिन इस तरह नहीं जैसे साधारण मध्यवर्गीय को दिखाई देता। उनके यहाँ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, अफसर सब आते, सब उनके कृपा पात्र हैं। समाज उनके लिए अपने प्रभुत्व की वस्तु है और उसके व्यक्तिगत खरीदने की चीज़ें हैं, और डॉक्टर, टीचर इत्यादि बिकने के लिए तैयार हैं, जिनमें लेखक भी तो शामिल हैं। ऐसे लोगों के लिए समाज किन रूपों से व्यक्त होता है, वे चाहे विवाहित हो या अविवाहित, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारे अद्वितीय लेखक तो समाज को खरीद नहीं सकते। मैं तो उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तात्पर्य यह है कि ऐसे अगर बाल बच्चेदार होते तो संभवतः उनके व्यक्तित्व का समाजीकरण अधिक होता। फिर भी मेरे कहने में अतिशयोक्ति, अतिरंजना और एकांगता हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब इस बात पर सोचें कि क्या नई कहानी में पात्रों को असंग भावात्मक ही परिलक्षित होना चाहिए। हाँ, ये सही है कि असंग भावात्मकता का कारण केवल लेखक की विवाहहीन, संतानहीन स्थिति में नहीं खोजा सकता। वैफल्य तरह तरह के होते हैं, संभवतः उसके मूल इस वैफल्य की भूमि में समाये हैं। इसलिए मेरी बहुत सी बातें यूं ही कह जाती हैं। फिर भी आप उन पर सोचें, और यदि वे गलत हैं तो मुझे धिक्कार दें, किंतु मेरा ख्याल है कि सब बातें गलत नहीं। अवश्य ही मेरा ध्यान इस बात की तरफ जाता है कि आखिरकार क्या कारण है कि पारिवारिक व्यक्ति, यद्यपि उनकी संख्या हिंदी में निस्संदेह अधिक है, विशेष मौलिक नहीं है। मौलिकता से मेरा मतलब अद्वितीयता से है, चमत्कार पूर्णता से है, ऐसी विशेषता से है जो उन्हें सबसे भिन्न करके पृथक स्थापित कर दे। संभवतः इसका कारण एक यह है कि अत्यधिक अंतर्मुखता ही उन्हें फुर्सत नहीं मिल पाती, या यह भी संभव है कि चूंकि उन्हें किसी न किसी हद तक कामकाजी आदमी बनना पड़ता है, इसलिए वे कला के विशेष संवर्धन और विकास के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। या यह भी संभव है कि वे स्वयं छिछले या सतही ढंग की प्रतिक्रिया करने वाले लोग हो सकते हैं। किंतु इस बात की भी संभावना है कि परिवार भरण पोषण की समस्या से ग्रस्त होकर जो अस्तित्व संघर्ष ऐसे भाव समुदाय उत्पन्न करता है जो आधुनिक भावबोध की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, और जिस लेखक का भाव समुदाय आधुनिक भावबोध की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, उसके कलात्मक अभिव्यक्ति का महत्व तो यूं ही घट जाता है। क्या आप नहीं जानते कि भक्ति काल में एक विशेष भाव समुदाय को कलात्मक अभिव्यक्ति का महत्व प्राप्त था? क्या आप नहीं जानते कि रीति काल में भी एक विशेष प्रकार के भाव समुदाय को इसी तरह का महत्व प्राप्त था? क्या आप नहीं जानते कि छायावाद युग में एक विशेष प्रकार के भाव समुदाय को ही कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए चुना जाता था? क्या आपको यह नहीं मालूम कि आधुनिक भावबोध के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के भाव समुदाय आते हैं, कुछ विशेष प्रकार की सौंदर्य परिकल्पनाएं आती हैं, एक खास काट और एक खास किस्म की अभिरुचि का भी सन्निवेश होता है? तो महोदय, आप जान जाइए कि वास्तविक अस्तित्व संघर्ष में उत्पन्न विशेष संदर्भ युक्त, विशेष दिशान्मुख तथा विशेष भाव दृष्टि संपन्न जो मनोभाव है, उन्हें कलात्मक अभिव्यक्ति प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं। और यदि मान भी लिया जाए कि अधिकार है, तो हम यह कह देंगे कि वह अभिव्यक्ति जो आपने ऐसे भाव समुदाय को प्रदान की वह कलात्मक नहीं है। और यदि कहीं वह सचमुच कलात्मक है, यह सिद्ध हो ही गया, तो हम यह कह देंगे कि वह कृति आधुनिक भावबोध के अंतर्गत नहीं आती। किस्सा खत्म। समझ गए? एक विशेष प्रकार के भाव समुदाय को ही मान्यता प्राप्त है, अन्यों को नहीं। जो ही इतना सब सोचकर मैंने अपने मित्र की तरफ देखा तो पता क्या हूँ कि कुर्सी खाली है। सोनी, एकदम सोनी। मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। नामालूम कब वह उठकर चला गया था।